नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। तिरंगा यात्रा को लेकर न्यूज 18 पर बोले हैं असदुद्दीन ओवैसी। देश की आजादी में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया है उनको अपनी वफादारी दिखाने का शौक लगा है। पीएम ये तय कर लें कि देश का झंडा तिरंगा है या भगवा। पीएम कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन रहा है। आरएसएस के ऑर्गेनाइजर कहते हैं कि देश का झंडा तिरंगा नहीं भगवा होना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ये बातें कही हैं कि कुछ लोगों को वफादारी दिखाने का शौक है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। जानना चाहूंगी, तिरंगे को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। जो विपक्ष है वो एकजुट होता नहीं दिख रहा, और ये बयान भी सामने आया है कि अगर तिरंगे यात्रा में शामिल नहीं होते हैं या नहीं लगाते तो उससे कोई कानून नहीं है, वफादारी जो है वो तिरंगा लगाने से बयान नहीं हो जाएगी। क्योंकि आज़ादी के 75 साल हम लोग मना रहे हैं। अब जाहिर है जो लोग जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए तो उनको ज़्यादा अपनी वफादारी, अपनी मोहब्बत दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। मगर जिन्होंने अपना सब कुछ बहाया, खून पसीना बहाया और इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हम सब ने हिस्सा अदा किया, तो जाहिर है अब ये आपकी बात सही है कि वफादारी का पैमाना ये नहीं हो सकता। वफादारी का पैमाना ये है कि जो सत्ता में है, जो सरकार में है, वो भारत को कैसे मजबूत कर रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं, कैसे हमारी सरजमीन पर चीन की फ़ौज 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर बैठी है, नौजवानों का मुक़द्दर बेरोज़गारी बन चुका है। तो ठीक है, 75 साल का प्रोग्राम है, तो तिरंगे की जब बात हो रही है तो ठीक है, तिरंगे पे फ़ख्र करना चाहिए। कोई उसमें सरकार का जो ये अभियान है हर घर तिरंगा, तो क्या आप भी अपने घर में तिरंगा फहराएंगे और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तिरंगा तो हम लोग रोज़ हमारे घर पे रहता है, हर घर पे रहता है। मगर हम हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से जानना चाहेंगे कि वो ये कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन रहा है, तो क्या ये बात सच नहीं है कि आरएसएस की जो तर्जुमानी करता है, जिसको माउथपीस अंग्रेजी में कहते हैं, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने 1947 में 17 अगस्त 1947 के अपने ऑर्गेनाइजर वीकली ने कहा था कि इस देश का झंडा तिरंगा नहीं बल्कि भगवा होना चाहिए। और फिर उसके बाद इसी ऑर्गेनाइजर के मैगजीन में सितंबर 14 1947 के उन्हीं के ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कहा था कि क्योंकि हमने तिरंगे को अपनाया है, तो ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कहा कि उसमें 3 रंग है, वो खुद अशुभ है, ईवल है। तो प्रधानमंत्री को इस बारे में भी कुछ बोलना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि 1930 में जब हम लोगों ने उस वक्त एक तिरंगा बनाया गया था, तो उस वक्त तारीख में आता है कि जो आरएसएस के उस वक्त के सरसंघचालक थे, उन्होंने लोगों से कहा कि नहीं, आप लोग उसका साथ मत दीजिए, बल्कि आप लोग भगवा झंडा लेकर उसको चलिए। देश में महंगाई जो है वो चरम पर है, लेकिन सरकार के नेता कहते हैं कि महंगाई तो कहीं नहीं है। तो ऐसे बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमने पार्लियामेंट में जो हमको मौका मिला था तकरीर करने का, उसमें हमने डेटा दिया है। अब महंगाई का डेटा खुद सरकार के पास भी मौजूद है। उन्हीं के डेटा से अगर हम बोलेंगे तो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस का सिलेंडर मिलता है, 2015 में जो उसकी कीमत थी आज डबल हो चुकी है। तो ये क्या महंगाई नहीं है? दूसरी बात यह है कि होलसेल एंड रिटेल प्राइस इंफॉर्मेशन का डेटा है जो ये कहता है कि मार्च 2012 और मार्च 2022 को अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ ग्रोसरीज है,
और अब बात बारिश के बवाल की। लगातार हो रही बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत तो जरूर दी, मगर जिंदगी में कई और मुश्किलें भी खड़ी कर दी। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में हाल बेहाल है। यूपी और उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में बादलों ने बवंडर मचा के रखा हुआ है। आप इन 3 तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से आसमान से बरस रही बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। देहरादून के सहस्त्रधारा में बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है। मलबा कई घरों में भर चुका है। बचाव का काम जारी है, तो वहीं बारिश के कारण नदियों में आए सैलाब में जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। सहारनपुर और बांदा में बरसाती नदियां उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर इन नदियों को पार करने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर नदियां पार करते हुए नजर आते हैं। चलो मिलकर बताइए। पिछले कई दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। सहारनपुर में बरसाती नदियां उफान पर हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। सहारनपुर से एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्कूली बच्चे ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर नदी पार करते हुए दिख रहे हैं। नदियों में आए सैलाब की वजह से जिला प्रशासन पहले से लोगों को अलर्ट कर चुका है, मगर फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालने से नहीं चूक रहे। सहारनपुर से सामने आई ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। नदियों में आए सैलाब को ये बच्चे कुछ इसी तरीके से पार करते हैं। प्रशासन ने अलर्ट कर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली है। चलो मिलकर बताइए। और बात बांदा की करें तो बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से पटरी से उतरा हुआ है। स्कूली बच्चों को खास तौर पर परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। बरसाती नदी में पानी आया हुआ है, जिसे पार करके स्कूल जाने को बच्चे मजबूर हैं। मामला बबेरू तहसील के अच्छा गांव का है, जहां प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कीचड़ और पानी के बीच से होते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। कई बार बच्चे हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। दोनों स्कूलों को जाने वाला रास्ता कच्चा है, जिसमें बरसात के दौरान कीचड़ भर जाता है। बहुत दिक्कत होती, गिर जाते हैं और नहर बढ़ जाता है तो इतना सा पानी हो जाता, फिर आना पड़ता है स्कूल। कीचड़ है ना, वहाँ से घूम के आते हैं तो गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है, तो फिर आने पड़ता है स्कूल। यहाँ से आते हैं कीचड़ से, नहर भी बढ़ जाता है। हाइल के जाते सारे गिर पड़ते हैं। कांदो बहुत साल से रोड बन नहीं रही और कीचड़ बहुत लग जाता है, सही गिर पड़ते हैं और सही बहुत चोट लग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा को लेकर के तमाम प्रयास कर रहे हैं। और कहा जाए तो अगर निचले स्तर की शिक्षा की ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार हाईटेक शिक्षा में उसको विद्यालयों को तब्दील कर रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं बांदा जनपद का ये अछाह गांव है, बबेरू तहसील क्षेत्र का है। देख सकते हैं बच्चे कहाँ, ये बच्चे किस तरीके से जो है यहाँ पे जो है नहर पार करके अपने विद्यालय जाने के लिए मजबूर है। हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ जनपद के तमाम अधिकारी जो है कई सालों से लापरवाह बने हैं, जिससे बच्चों को इस तरह से इन हालातों पे यहाँ से इस नहर से होकर गुजरना पड़ता है। हालांकि कहीं ना कहीं अगर नहर का पानी ज़्यादा है तो बच्चे जान जोखिम में डालकर विद्यालय पहुँच रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार शिक्षा को लेकर के जो कवायद जारी किए हैं उसको लेकर के बच्चे जो है शिक्षा की ओर अग्रसर हैं और विद्यालय जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जनपद के तमाम अधिकारी जो हैं वो इन मामलों में लापरवाह बने हैं। ना तो यहाँ पर पुलिया का कोई निर्माण किया गया, ना तो लगभग यहाँ से जो मुख्य रास्ता है वहाँ से 2 किलोमीटर विद्यालय पड़ता है दूर, तो वहाँ भी कोई रास्ते का निर्माण नहीं किया गया। और रास्ता कैसा है उसकी भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, जिसको देख करके आप हैरान हो जाएंगे। मासूम नौनिहाल बच्चे जब अपने घरों से विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर इस रास्ते से जाते हैं तो जान जोखिम में होती है। अगर कच्चे रास्ते से जाते हैं बच्चे तो उस पर भी जो है कहीं ना कहीं बच्चे चौटहले हो जाते हैं। जो गांव के प्राथमिक विद्यालय हैं उनको स्मार्ट विद्यालय बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही से कुछ बच्चे विद्यालय जाने से भी कतराते हैं। अब देखने वाली बात होती है कि इस रास्ते का निर्माण कब तक होता है। ये अधिकारी नींद में ऐसे ही रहेंगे। अंकित त्रिपाठी, न्यूज़ 18 बांदा। वहीं इटावा में माइनर फटने से पानी खेतों में भर गया और करीब 300 बीघा फसल पानी में डूब गई। लोहिया खुर्द और लोहिया कला गांव में ज्यादा नुकसान हुआ है। मामला चौबिया के बहादुरपुर पंचायत इलाके का है। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही बरतने और मिट्टी माफिया पर मिट्टी के खनन करने का आरोप लगाया। तो 300 बीघा फसल को नुकसान हुआ है। सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है।
किसानों की फसल बर्बाद हो गई। 300 एकड़ में चौबिया इलाके में एक माइनर फट गया, जिसके कारण बड़ा नुकसान इन किसानों को हुआ और इसका सीधा जिम्मेदार ये प्रशासन को मान रहे हैं कि खेतों में माइनर का पानी आ जाने के कारण, जो कि प्रशासन की लापरवाही के कारण हुआ है, उनकी फसल खराब हो गई है। वहीं देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र के इलाके में स्थित ब्रह्मपुरी गांव के लिए बुधवार की शाम काल बनकर टूटी। बुधवार को करीब शाम 7 बजे ब्रह्मपुरी गांव के ऊपर बने पुश्ते के टूटने से गांव में भारी मलबा और पानी घुस आया, जिसमें गांव के 5 घरों को अभी से मलबे से लबालब देखा जा सकता है। गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूचना पर फौरन खाना राजपुर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुटी। मलबे में दबी एक महिला को टीम ने तत्काल बाहर निकाला। ग्रामीणों के 3 पशु भी मलबे में दबे थे, जिनको एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल निकाल लिया है। मौके पर पहुंचे मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि दुखद घटना है, लेकिन कोई भी हताहत नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने प्रशासन से जल्द गांव के ऊपर टूटे पुश्ते को ठीक करवाने की बात कही है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के इस तरह की घटना सामने आई है। तो देहरादून में भारी बारिश के बाद तबाही मची है। बचाव राहत का कार्य जारी है। 5 मकानों में भारी मलबा घुस आया। कल शाम तक घरों में मलबा घुस गया था और लगातार लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। लेकिन बड़ा नुकसान किस तरह हुआ है? मकानों के अंदर इस सैलाब का मलबा आ गया। लोगों को बहुत मुश्किल से घरों से बाहर निकाला गया है। देहरादून में भारी बारिश के बाद किस तरह तबाही हुई, वो आप तस्वीरों में देखिए। 5 मकानों में ये भारी मलबा घुसा, जो पीछे से बह करके आया था। उनका घर पूरी तरह और पक्के मकानों में ये मलबा घुसा है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। ये देखिए, घर में रखे सामान का क्या हाल हो चुका है। हर तरफ सैलाब का मलबा ही मलबा है। लोगों की ही जान बड़ी मुश्किल से बचाई गई। एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल लोगों को निकाला, लेकिन बड़ी मशक्कत लगी इस काम में। कल शाम अचानक ये मलबा बहते हुए आया और किस तरीके से घरों के अंदर चला गया, वो आप देख सकते हैं। जो भी अनुबंध राशि है, उनके चेक हम तुरंत लोगों को दे रहे हैं। और तो ईश्वर की कृपा की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। 2 जानवर दब गए थे, वो भी सुरक्षित हैं। हमारे पूरा तंत्र, पूरे अधिकारी यहाँ पर हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ कार्यों में लगी हुई है। जहाँ मलबा आया हुआ है, अभी भी टीम लगी हुई है। जो क्षति हुई है उसका आकलन किया जा रहा है और मानों के अनुसार जो क्षति का मुआवजा बनता है वो यहाँ पे तत्काल दिया जाएगा। ब्रह्मपुरी में कल जो ये मलबा आया, आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो मकान है, मकान का एक फ्लोर है, ये पूरा मलबे में दबा है। क्योंकि मकान जो मलबा है, ये मेरे ठीक पीछे से मलबा ये ऊपर से आया और इस मकान का ये दीवार, ये पूरी दीवार थी। ये फर्स्ट जो आप फ्लोर देख रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है। इस ग्राउंड फ्लोर को कि ये जो दीवार है, ये दीवार को तोड़ के ये पूरा मलबा इस घर के अंदर घुसा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी पूरा मलबा यहाँ घुसा है। यहाँ एसडीआरएफ और पुलिस के जवान लगातार इस मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं और मलबे की हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देर रात जो ये मलबा आया, इससे काफ़ी नुकसान इस गांव में हुआ है। अभी आप देख सकते हैं एसडीआरएफ के कुछ लोग हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं कि क्या कुछ देखने को मिला है। सर आप यहाँ पे रात से, एसडीआरएफ की टीम रात से यहाँ पे काम कर रही है, तो क्या कुछ आपको देखने को मिला? क्योंकि मलबा पूरे घरों में घुस गया है। ये सूचना कल शाम की है, 6:30 7 बजे की। और तभी सुनने में आया कि यहाँ से पानी काफ़ी तेज़ में है। और उस टाइम तो जब हम यहाँ आए तो यही मंजर था। ऊपर मलबा काफ़ी था। अंदर जो सामान थे, जो उनके कीमती सामान तो हमने रात को निकाल दिया था। उनको कवर्ड हो गया। यहाँ से बक्सा निकलता, रात को निकला था। मवेशी दबे थे यहाँ पे उनके, तो उनको इवैक्यूएशन सुबह मॉर्निंग में हुआ था। तो जो मवेशी दबे थे वो क्या है, उनकी अभी स्थिति है? जी जिंदा है और एक का तब ज़्यादा खराब है। यानी कि मवेशी जो दबे थे वो भी जिंदा हैं। ये गनीमत रही, क्योंकि एसडीआरएफ और पुलिस की जो टीम है, उन्होंने तुरंत एक्शन में आए उन सूचना मिलते ही और पूरा काम स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कुछ गांव के लोग लगे हैं। सर ये घर आपका था? ये घर आपका था? हाँ, अच्छा, आप यहाँ रहते थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल। अच्छा, ये तो कब से रह रहे थे? हो गए 5-6 साल हो गया। अच्छा, तो यहीं रहते थे? हाँ जी। तो जो किस तरीके का मंजर वहाँ, क्या कुछ देखने को? कब ये घटना हुई? एकदम मसला हुआ सर।
एकदम से। हाँ जी। तो अब लोग बच्चे फैमिली कहाँ थे? मैं यहाँ जो घर मालिक है ना, वही नीचे रहते थे, हम ऊपर रहते थे। हाँ, मैंने अपना 2 बच्चे थे, उनको उठा के भागा। तब फिर उनको बेटा और उनको बहू निकलते बाहर। तो फिर मेरा घर वाले ने फिर उनको भी खींच के बाहर निकाला। तो कितना सामान दबा है अभी भी? यहाँ तो बहुत सामान था सर, बहुत सामान दबा है। तो ये बड़ी दुखद घटना। बहुत दुख है कि मेरा भाई और बच के भाई, सबने माँ सुखंडा ने बचा दिया बस। ये बेटा है उसका। ये तो ये क्या कर रहा वहाँ पे, पर ये क्या कर रहा? आजा बाबा, यहाँ आजा, आजा वहाँ पे पाँव। ये अब देख, आप यहीं थे, घर पे ही थे कल? हाँ। मैं घर से बाहर चल गया। अच्छा, आप घर से भाग गए थे? हाँ, तब मम्मी पे बड़ी सी चट्टान गिर रही थी, मम्मी का हाथ खींचा और ले गया मम्मी को। क्योंकि ये आप देख सकते हैं पीछे का जो दीवार यहाँ पे टूटी थी, जहाँ हम अभी दिखा रहे थे, वहाँ से ये मलबा पूरा अंदर घुसा है। और उसके बाद ये घर के इस घर के साथ कई और ऐसे घर हैं जहाँ ये पूरा मलबा अभी भी घरों के अंदर है। और अब एसडीआरएफ की टीम या वो स्थानीय लोग अपने अपने घरों का जो सामान है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अब एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। विष्णु मिश्रा के ठिकाने से AK-47 मिली है। AK-47 बरामद हुई है विष्णु मिश्रा के ठिकाने से। विजय मिश्रा के बेटे के ठिकाने से AK-47 बरामद हुई है। भदोही से ये बड़ी खबर। पूर्व विधायक विजय मिश्र के पेट्रोल पंप से असलहे मिले हैं। पूर्व विधायक के बेटे विष्णु मिश्र की निशानदेही पर बरामदगी का दावा किया जा रहा है। एक AK-47, एक पिस्टल, इसके अलावा AK-47 के 4 मैगजीन, 375 AK-47 के कारतूस, 9 mm पिस्टल के 9 कारतूस बरामद हुए हैं। विष्णु मिश्र को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी पुलिस और कहा जा रहा है कि उसी की निशानदेही पर यह सब मिला है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अमवा में पेट्रोल पंप है और उसी पेट्रोल पंप से यह असलहा बरामद हुआ है। AK-47, उसके मैगजीन, कारतूस, ये सब कुछ मिला है विष्णु मिश्रा के ठिकाने से, जो कि एक पेट्रोल पंप है। विजय मिश्रा का बेटा है विष्णु मिश्रा, जिसको एसटीएफ गिरफ्तार करके लेकर आई और अब उससे पूछताछ यूपी पुलिस भी कर रही है। रिमांड पर पूछताछ कर रही थी पुलिस और उसी में ये जानकारी निकल करके सामने आई है और ये बरामदगी हुई है। असलहे का जखीरा मिला है। विष्णु मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा को एसटीएफ ने, जो कि 1 लाख का इनामिया था और लगभग 2 साल से फरार था, उसको एसटीएफ ने पुणे से गिरफ्तार किया था। आज माननीय न्यायालय के आदेश से उसका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया था और उसकी निशानदेही पे आज थाना गोपीगंज के अंतर्गत एक पेट्रोल पंप से एक AK-47 राइफल, 4 AK-47 राइफल की मैगजीन्स और 375 AK-47 के कारतूस, इसके अलावा एक अत्याधुनिक 9 mm की पिस्टल और उसकी एक मैगजीन और 9 mm के 9 कारतूस, ये उसकी निशानदेही पे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसपी अनिल कुमार जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कितना असलहा पेट्रोल पंप से बरामद हुआ है और क्या क्या मिला है? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रिमांड लिया गया था, जी जी। उसमें वीडियोग्राफी करते हुए माननीय न्यायालय के आदेशानुसार, और जो एक गोपीगंज थाने में पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जो अभियुक्त विष्णु मिश्रा है, उसकी निशानदेही से एक AK-47 राइफल और 375 यानी 375 AK-47 के कारतूस, एक अत्याधुनिक 9 mm की पिस्टल और 9 9 mm के कारतूस और AK-47 की 4 मैगजीन बरामद। बिल्कुल, आपने बताया कि ये बरामदगी हुई है, और क्या ये उसी की निशानदेही पर मिला है या पुलिस की छापेमारी में बरामद हुआ है? ये आज जो अभियुक्त था उसको माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस कस्टडी रिमांड प्रदान किया गया था। उसकी सूचना पर उसकी निशानदेही से ये पेट्रोल पंप से बरामद हुआ। बिल्कुल, और इस वक्त स्क्रीन पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उसी बरामदगी की जिसका आपने जिक्र किया। एक AK-47, कुछ मैगजीन्स और कारतूस समेत ये तमाम असलहा पेट्रोल पंप से मिला है। ये पेट्रोल पंप किसके नाम है सर, आपसे जानना चाहेंगे, और क्या कुछ और ठिकानों पर भी छापेमारी हो सकती है? अभी इसके संबंध में जानकारी की जा रही है, अभी पुष्टि उसकी नहीं हो पाई है, लेकिन पेट्रोल पंप जो है वो जानकारी अभी तक ये मिली है कि इसके गैंगस्टर के जो साथी थे, जो गैंगस्टर में इसके सहयोग भी रहे हैं,
उनके द्वारा इसका संचालन किया जाता था और अभी तक की जानकारी के अनुसार इसकी माता और जो पिता विजय मिश्रा हैं उनके नाम से बताया जा रहा है। बाकी इसकी पुष्टि अभी करनी चाहिए। इनका इस्तेमाल कब और कहां किया गया या किया जाना था, इस पर कोई जानकारी अभी तक पुलिस को मिली है? देखिए, चूंकि ये पुराने शातिर अपराधी रहे हैं और मुख्तार अंसारी गैंग से इनका अच्छा खासा कनेक्शन पुराने लोगों द्वारा बताया गया है और कई घटनाएं हत्या की इस तरह की हुई हैं जिसमें AK-47 के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई है। तो अब ये जांच का विषय है कि इन असलों का प्रयोग और इन कारतूसों का प्रयोग इनमें से किन घटनाओं में किया गया। जी, तो अब जब ये बरामदगी हुई है और कई सारी लीड्स आपको भी मिली हैं, कुछ और नए मामले लगाए जा सकते हैं क्या विष्णु मिश्रा पर या दर्ज हो सकते हैं? देखिए, ये जो असले और कारतूस जो बरामद हुए हैं ये प्रतिबंधित मोड हैं और प्रतिबंधित ये असले हैं जो पुलिस और जो फोर्सेज हैं उन्हीं के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अन्य के लिए प्रतिबंधित है। तो ये किस तरह से इन्होंने इन असलों को हासिल किया है, कहाँ से हासिल किया है और कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल हुआ है, इस संबंध में जब जानकारी की जाएगी तो उसके बाद इसके ऊपर विधिक राय लेके और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। तो SP भदोही अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। उन्होंने बताया कि ये जो असलहा मिला है पूरी तरह से प्रतिबंधित है और पुलिस का फिलहाल फोकस उस जानकारी को जुटाने में है कि आखिर ये कहां से खरीदा गया था, इसका इस्तेमाल क्या पूर्व में हुआ है या फिर कहीं होना था। हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, बड़ी रिकवरी इसको कहा जाएगा कि यूपी पुलिस पूछताछ कर रही थी और विष्णु मिश्रा की ही निशानदेही पर पेट्रोल पंप से ये वर्जित असलहा मिला है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी रिकवरी है। रिमांड पर पुलिस इनको आगे से निकली थी और जब ये पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं तो पेट्रोल पंप के अंदर से भारी मात्रा में असलाहों का यह जखीरा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी से भी इस पूरे प्रकरण के तार जुड़ते देखे जा रहे हैं। भदोही के जो SP हैं उनका साफ कहना है कि इसके पूर्व में पूर्वांचल में तमाम हत्याएं हुई हैं जिसमें AK-47 का प्रयोग किया गया है। मुख्तार अंसारी किस तरह के संबंध रहे हैं, जो गैंग के कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इस पर भी विस्तृत जांच चल रही है। लेकिन ये साफ है कि AK-47 और पिस्टल और भारी मात्रा में बिल्कुल ये सब बरामद हुआ है और अब पुलिस जो है वो ये पता करने की कोशिश कर रही है कि किन घटनाओं में इस तरह के असलहों का इस्तेमाल हुआ है या इनको कहां से लाया गया था। आप इस पर नजर बनाए रखिए, आगे भी हम अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।